गुड इवनिंग। एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 1 ए पार्ट अभी छोड़ देना है। कॉम्प्लेक्स नंबर है तो हमको कॉम्प्लेक्स नंबर अभी नहीं आता। अप टू क्वेश्चन नंबर 5 एनी डाउट? वन एंड 3 नहीं, 1 में तो 3 पार्ट है, ठीक है ना? तो डिसाइड करो आराम से। थर्ड क्वेश्चन सबसे बन गया है ना। थर्ड क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि मुझे बताने की जरूरत है। 2 डिटरमिनेंट में स्प्लिट कर देना कॉलम 1 के अबाउट, इससे इजीली हो जाता है। 1 का सी, 1 का सी में ओरल ऑब्जर्व करो। कॉस पी माइनस डी एक्स एंड कॉस पी प्लस डी एक्स। वैसे तो मेरे पास 2 अच्छे मेथड है। एक, इसको हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंड भी कर सकते हैं। अगर इसे रो 1 के अबाउट खोल दिया जाए तो देखो क्या बन रहा है, 1 इंटू साइन कॉस माइनस साइन कॉस। तो पहचान रहे हो कि सर ये तो साइन ऑफ ए माइनस बी बन गया। तो जो लोग डायरेक्ट एक्सपेंशन से करना चाहते हैं दे कैन डू बाय डायरेक्ट एक्सपेंशन, ठीक। बाकी जो लोग ऑपरेशन से करना चाहते हैं रो कॉलम से, तो दिख रहा होगा कि p माइनस डी पी प्लस डी को ऐड कर दो तो दिखा 2 कॉस पी एक्स कॉस डी एक्स। तो मेरे ख्याल से ऑपरेशन क्लिक कर रहा है कि लेट्स ऑपरेट C1 प्लस C3, 2 कॉस पी एक्स कॉस डी एक्स माइनस 2 कॉस डी एक्स इंटू C2। अगर ये ऑपरेट कर दूं तो देखो तुम्हारा जो C1 कॉलम है उसमें 2 जीरो आ गए। इसके आगे अब तुम खुद कर लेना, ठीक। अब डायरेक्ट एक्सपेंड कर लेना अबाउट दिस। सिक्स टू 10, क्वेश्चन 6 to 10। 5 में तो रो कॉलम कुछ ऑपरेट करते तो इंस्पिरेशन मिल रहा है ना कि सर a प्लस बी प्लस सी इंस्पिरेशन दिख रहा है मेरे को। तो एक काम करते हैं ना, 5th क्वेश्चन C1 को ऑपरेट कर दिया भाई, a प्लस बी प्लस सी इंस्पिरेशन है ना कि प्लस 2b प्लस 2c। C1 नहीं, R1 ऑपरेट कर दिया 1 प्लस 2 प्लस 3। देखते हैं क्या बन रहा है। तो इट बिकम a प्लस बी प्लस सी और अगला वो भी a प्लस बी प्लस सी और अगला वो भी a प्लस बी प्लस सी। सही बोला ना मैंने? तो बाय डूइंग दिस a प्लस बी प्लस सी आउट कॉमन, तीनों एलिमेंट R1 के a प्लस बी प्लस सी बन गए। मानते हो? अब इसके बाद कोई चैलेंज नहीं होता। वंस आई गेट 2 वंस, तो अब मुझे लगता है कि अब लोग 2 जीरो बना के करना पसंद करेंगे कि अब अगला स्टेप सर C2 लगाइए, C2 माइनस C1, C3 माइनस C1 और अब बगैर दिमाग लगाए एक्सपेंड कर देना। वंस आई गेट 2 जीरोस एक्सपेंड, आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। अरे कैलकुलेशन वाले सवाल तो कर लो यार, यहां तो कम से कम कोई ज्योमेट्री, कोई लॉजिक, कंसेप्ट कुछ है ही नहीं। जोड़ना, घटाना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। अप टू 10, 9 एंड 7। 7 में फिर से इंस्पिरेशन नहीं दिख रहा कि सर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फीलिंग आ रहा है ना? तो 7th प्रॉब्लम, C1 का देखो पहला एलिमेंट 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो C1 गोज टू C1 ट्रांसफॉर्मेशन माइनस बी इंटू C3। मानते हो? अगर मैं C1 पर ये ऑपरेट कर दूं तो देखो C1 का हर एलिमेंट क्या बन रहा है,
1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगला एलिमेंट 0, अगला एलिमेंट 2b माइनस बी, तो ये b इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो समझ पा रहे हो कि सर 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आउट। साइमल्टेनियसली नॉट ओनली C1, मैंने C2 भी ऑपरेट कर दिया, तो 2ab ऑब्जर्वेशन आइडियाज हैं और क्या कि सर C2 प्लस AC3 लगा दीजिए, प्लस AC3, तो देखो क्या बन रहा है 0, दिस प्लस AC3 ना 2a स्क्वायर, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पक्का कॉमन आएगा, देख लेना। और ये एलिमेंट माइनस 2a प्लस ए इज माइनस ए इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन फ्रॉम कॉलम 2 ऑल्सो। अब इसके आगे मुझे लगता है कि अब तुमको खुद करना चाहिए, है ना, कि सर इतना तो आपने करके दे दिया, अब और इससे ज्यादा क्या पूछेंगे आपसे, ठीक है ना। अब इसके बाद भी अगर तुम सोचते हो कि मैं तो 2 0 लगातार आएंगे तब मैं एक्सपेंड करूंगा, मैं तुमको एक एक्सप्रेशन और बता देता हूं, तुमको 2 0 चाहिए ना, तो देखो इसे मैं 0 बना सकता हूं, तो ऑपरेट C3 प्लस 2b इंटू C1, ऐसा करने से तुमको 2 0 मिल जाएंगे इन 1 रो, फिर एक्सपेंड कर लेना। कई लोग समझ गए, ठीक। वैसे तो डायरेक्ट एक्सपेंड भी किया जा सकता था, लेकिन फिर भी कि सर मैं तो 2 0 एक रो या एक कॉलम में आ जाएंगे तो थोड़ा कंफर्ट फील करता हूं। 9th प्रॉब्लम, 9th थोड़ा ट्रिकी है क्वेश्चन। 9th में तुमको क्लिक कर रहा है क्या कि सर इसमें कोई मेरे को ऑपरेशन कुछ नहीं क्लिक कर रहा है ना। कभी कभी इस तरह की भी एग्जाम चालाकी कर लेता है कि हम सोच रहे हैं कि इसको ट्रांसफॉर्मेशन ढूंढें, है ना, तो अगर कोई बात आसानी से ना दिखे ना तो तुरंत अपना लाइन ऑफ थिंकिंग अलग कर लेना चाहिए कि चलो कुछ डिफरेंट करते हैं। तो इस प्रॉब्लम को मैंने डायरेक्ट खोल दिया क्योंकि मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा है, कुछ हिंट ही नहीं दिख रहा। तो इफ आई एक्सपेंड 10a प्लस p b प्लस क्यू c प्लस r, मानते हो ऐसे 6 टर्म्स आएंगे, ये तो मैंने एक टर्म लिखा है, ऐसे 6 टर्म्स आएंगे, ये 3 tan tan tan, 3 tan के कॉम्बिनेशन के 6 टर्म, ठीक। अब वो तुमसे थोड़ा सा कुछ अच्छा एक्सपेक्ट कर रहा था कि देखें कितने लोगों ने ट्रिग्नो पढ़ी है ना, और कंडीशनल आइडेंटिटी का तो तुम तो अब देख रहे होगे कि सर कितना इस्तेमाल हो रहा है। सॉल्यूशन ट्रायंगल में देखा ना कि जेई में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं ओवर आइडेंटिटीज, हार्डली वेरी फ्यू आइडेंटिटीज वी रिमेंबर, है ना, तो उन्हीं पर क्वेश्चन। तो लेट्स लुक एट दीज एंगल्स अल्फा बीटा गामा। तो डोंट यू थिंक कि सर ये जो 3 एंगल्स है इसका जो सम है वो 0 आ रहा है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, एबीसी पी क्यू आर सम 0। तो इसको तुमने पहचाना कि सर ये तो इंटीग्रल पाई हुआ ना, इंटीग्रल पाई पर एक रटवाया था बोथ वेज, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट थॉट, tan प्लस टेन प्लस टेन बराबर tan इंटू टेन इंटू टेन। तो कुछ लोग समझ गए कि सर ये क्वांटिटी को ना आपको प्लस प्लस लिखते जाओ, तो थोड़ा पेशेंस चाहिए था। अब मानते हो ये जो 6 टर्म थे, अब तुम्हारे पास 18 टर्म आ गए कि सर एवरी टर्म 3 का सम में स्प्लिट होता चला गया। तो अब तुम एक काम कर रहा, वो 18 टर्म लिखना और देखना सारे टर्म आपस में कट रहे होंगे। tan a प्लस पी है ना, तो ढूंढना तुमको माइनस tan a प्लस पी कहीं मिलेगा, तो दे विल ऑल कैंसिल आउट एंड यू विल गेट 0। गॉट इट। 11 to 15, up to 15 quickly।
क्या बात है, चैट स्टॉप हो गया? वैसे डाउट नहीं भी होंगे तब भी चलेगा कि सर 11 से 15 का जो सेक्शन है सबसे इजी है। फिर भी रुको बुला लेता हूँ किसी को, है ना। नहीं नहीं, चैट स्टॉप 100%, कोई डाउट ही नहीं। हाँ 10 12 14 10 तीनों कॉलम 1 को मैंने क्या किया, कॉलम 1 को एबीसी बना दिया। तो R1 को A से मल्टीप्लाई कर दो, R2 को B से, R3 को C से, फिर पूरे कॉलम 1 में एबीसी बाहर निकाल दो। ठीक है ना, एबीसी बाहर निकाल दो तो मानते हो 1 1 1 बन गया। अब एक बार कॉलम 1 में 1 1 1 आ गया, इसके आगे मुझे कुछ नहीं बोलना है। ठीक, इसके आगे अपनी मदद खुद करो। 12th क्वेश्चन यार बच्चों वाला क्वेश्चन है, ये किसी को पूछना तो नहीं चाहिए था, वैसे तो किसी को हक नहीं था ये क्वेश्चन पूछने का कि सर R1 में n फैक्टोरियल बाहर लीजिए, 1 n+1 n+2 इंटू n+1 फैक्टोरियल सीखा है ना तुमने। फिर सेकेंड रो में n+1 फैक्टोरियल कॉमन लीजिए, तो सेकेंड रो में बनेगा 1 n+2 n+3 इंटू n+2। फिर थर्ड रो में n+2 फैक्टोरियल कॉमन लीजिए तो बनेगा 1 n+3 n+4 इंटू n+3। तो कुछ लोग समझ गए कि सर 1 1 1 आ तो गया, अब तो हम 2 0 बना के कर लेते हैं। हाँ चलो अप टू 15 तक ही करके आया ना, कोई बात नहीं, 15 तक डिस्कस कर लेते हैं। 14th क्वेश्चन है ना लास्ट। 11 तो यार बहुत टफ है, ज्यादा टफ सवाल नहीं बता पाता मैं ऋतिक, है ना। ठीक, कोई ज्यादा चैलेंजिंग क्वेश्चन पूछ लेता है ना तो वो नहीं बता पाता। क्वेश्चन नंबर 14, इसका पता बेस्ट आइडिया क्या है, तुमको देख के क्वेश्चन पहचान में आते हैं। जो लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं उनको पता है क्वेश्चन देख के पहचान में आते हैं कि यार ये ऐसा सवाल मैंने किया है। तो कुछ लोगों को क्लिक किया कि यार ये तो एबीसी बीसीए सीएबी जैसी फीलिंग दे रहा है 14 में। तो मैंने पता क्या किया, मैंने 14 को डायरेक्ट खोल दिया, याद कर। तो 14 को अगर मैं डायरेक्ट खोल दूं, पी क्यू आर ए क्यू माइनस पी स्क्वायर पी क्यूब एबीसी, तो जो लोग डायरेक्ट खोल लेंगे दे विल गेट रिजल्ट लाइक दिस कि सर कुछ ऐसा रिजल्ट आया, ऐसा कुछ आया खोलने से, पी क्यू आर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस एबीसी पी क्यूब प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब। ठीक है ना, सब कुछ इलस्ट्रेशन से मैचिंग होता है, चिंता मत करो, सारा कुछ कहीं ना कहीं हमने किया होता है। ठीक, अब आई थिंक कि मेक यूज ऑफ p प्लस क्यू प्लस आर 0, तो मानते हो ये क्वांटिटी 3pqr हो गई, दिस इज 3pqr। तो आई थिंक pqr आउट, यू गेट सिग्मा ए क्यूब माइनस 3abc। अब कुछ याद आया, ये वैल्यू डिटर्मिनेंट एबीसी बीसीए सीएबी के बराबर नहीं थी, इसका माइनस टाइम्स बराबर था। ठीक, तो आंसर इज पी क्यू आर इंटू डिटर्मिनेंट एबीसी और जो मैंने बोला बीसीए सीएबी, इसका माइनस टाइम्स।
तो उसमें इसने किसी दो रो को इंटरचेंज कर दिया ना, आंसर से टैली कर सकते हो कि सर इसने दो रो को इंटरचेंज कर दिया, तो वो माइनस टाइम्स केयर में आ गया, ठीक है ना। फोर्थ का अच्छा सॉल्यूशन, डू योरसेल्फ, ठीक है ना, ऐसा मिलता हुआ क्वेश्चन क्लास में कराया था। थोड़ी बुद्धि लगाया करो यार, ऐसे थोड़ी कि सारे सवाल खुद से, नंबर को छोटा करने की कोशिश करो। ये इतने बड़े बड़े नंबर लिखे हैं ना, इनको रिड्यूस करने की कोशिश करो। अब जैसे जो C2 है, C2 उसमें लोगों को लगेगा कि सर C2 माइनस 2C1 लगा दें तो ये इतने बड़े नंबर 40, 89, 198 छोटे हो जाएंगे। ऐसे ही C3 को C3 माइनस 2C2 लगा दो, ठीक है ना। अरे इतने हाई फाई बातें क्या लिखते हैं यार, सारस रूल, इतनी तो मैथ्स मुझे आती ही नहीं है ना, मैं तो आइडियाज बोलता रहता हूं, पता नहीं ऐसे हाई फाई नेम्स मुझे मालूम ही नहीं होते। नहीं, बहुत सिंपल मैथ्स जानता हूं मैं। ओके, लास्ट क्लास में हम लोग क्या कर रहे थे? लास्ट क्लास आई थिंक वी डिस्कस्ड अबाउट क्वाड्रिलेटरल। आई थिंक इन द एंड मैंने कुछ नेक्स्ट क्लास के लिए बोला था क्या करने को, नहीं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एरिया आई टोल्ड यू है ना, ठीक है। सोचने तो यार, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बता दिया, ठीक है, ओके। तो क्वाड्रिलेटरल के बारे में बहुत कुछ जान गए तुम। लेट्स नो अबाउट सेक्शन फॉर्मूला। इस पर टाइम थोड़ा कम वेस्ट करते, ठीक है। ये तो तुमको ध्यान है, ये मैं वेक्टर्स तक में बता चुका हूं, है ना। वी नो फॉर्मूला फॉर पॉइंट पोजीशन वेक्टर, है ना। तो पोजीशन वेक्टर को लेकर के भी हमने सेक्शन फॉर्मूला सीखा हुआ है। तो एनी टू कोऑर्डिनेट इन XY प्लेन, point which divide internally in M/N and point which divide externally in M/N, result M/N। तो आंसर फॉर P is and external मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन ज्योमेट्री, है ना, कि सर सेक्शन फॉर्मूला बहुत काम आता है। कई लोग तो जानते हैं कि सर आपने तो इसका एप्लीकेशन जेनसन इनइक्वालिटी तक में बता रखा है, सेक्शन फॉर्मूला, ठीक। जिसको भी प्रूफ चाहिए मैं ओरली बस फटाफट लिख देता हूं। पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस कंस्ट्रक्शन किया है, पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब कुछ लोग समझ गए कि सर ये दोनों सिमिलर, टू ट्राइंगल सिमिलर, तो बस प्रोपोर्शनैलिटी रूल से प्रॉब्लम खत्म। ये P XP वाई पी थोड़ी देर के लिए मान लो, XP वाई पी, तो ओरली बोल दोगे y2 माइनस वाई पी अपॉन वाई पी माइनस y1 इज इक्वल्स टू n अपॉन m इज इक्वल्स टू दिस लेंथ, ये लेंथ कितनी है x2 माइनस एक्सपी
अपॉन xp माइनस x1। बस ठीक है, हो गया। और इसी तरह से Q के बारे में भी तुम समझ गए कि सर Q का प्रूफ भी दिस ट्राइंगल पैरेलल टू x एक्सिस पैरेलल टू y एक्सिस कंस्ट्रक्शन एंड दिस ट्राइंगल सेम सिमिलर एक्स क्यू कॉमा वाई क्यू। तो यूजिंग सिमिलर ट्राइंगल this ratio which is x cube minus x2 upon this x cube minus x1 बराबर this upon this which is n upon m। रेशियो गलत तो नहीं लिख दिया? यही था ना रेशियो? हाँ, n अपॉन m, ठीक है, इज इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस वाई क्यूब माइनस y2 वाई क्यूब माइनस y1। तुम लोग को एटलीस्ट वर्टिकल डिस्टेंस तो निकालना आना चाहिए कि कोई दो पॉइंट के बीच में वर्टिकल डिस्टेंस या दो पॉइंट के बीच में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, इतनी तो अकल होनी चाहिए ना कि हॉरिजॉन्टली x बढ़ता है और वर्टिकली y बढ़ता है। बस, तो इससे तुम्हारे दोनों रिजल्ट आ गए। अब याद कर लो इसको, ठीक है। तो एज ए फॉर्मूला आई विल डायरेक्टली अप्लाई। डन। 5 seconds क्विकली। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला बता के फिर एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन भी देख लेते हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स हैविंग कोऑर्डिनेट्स, बहुत ज्यादा इजी है सब। ये डिस्टेंस तो आई थिंक सेम प्रूफ है पैरेलल टू वाई एक्सिस। अरे 11th क्लास में पढ़ा ही नहीं रहा, मालूम है? पैरेलल टू वाई एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सही है। ये क्या हुआ, पूरा शट डाउन ही हो गया क्या तुम्हारा चैट? प्रूफ लिख देता हूं फिर बुला के लाता हूं, है ना। पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया? y1 माइनस y2 पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो व्हाट इज दिस डिस्टेंस? x2 माइनस x1। तो आई थिंक यू अंडरस्टूड नाउ कि सर ये डिस्टेंस पी क्यू पाइथागोरस थ्योरम से प्रूफ हो गया। पी क्यू स्क्वायर डायरेक्टली पाइथागोरस थ्योरम, नथिंग एल्स। तो लोग डायरेक्टली याद रखते हैं फॉर्मूला, है ना। डन। एक काम करता हूं, सेक्शन फॉर्मूला का जो एप्लीकेशन है ना वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, सेंट्रॉइड इन सेंटर। तो उसके पहले मैं काम करता हूं, कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट जल्दी निपटा देता हूं, है ना। फिर सेक्शन फॉर्मूला पे आते हैं वापस, एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। तो बिफोर इट लेट अस टेक area of triangle also. If I know the coordinates of vertices, then what will be the area? ठीक।
वैसे तो तुमको रटना है, मैंने प्रीवियस स्लाइड का क्या करेगा यार, सब तो पढ़ा हुआ है, डिस्टेंस फॉर्मूला ये सब तो तुमने सीख रखा है। एक्स का डिफरेंस स्क्वायर प्लस वाई का डिफरेंस स्क्वायर इज डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स अंडर रूट ऑफ इट। सेक्शन फॉर्मूला, अरे होल स्क्वायर के अंदर -3 लिखो या +3 लिखो, स्क्वायर करके दोनों बराबर ही आते हैं, ठीक। लेकिन हाँ, इस डायग्राम से ये जरूर बोलना कि ये जो लेंथ है ना, ये y1 माइनस y2 ही होगी, समझ गए। अब ये मत गलत पढ़ाने लगना मुझे कि सर ये भी y2 माइनस y1 होगा, ये लेंथ तो y1 माइनस y2 ही होगी। नीचे से ऊपर जाते हैं ना तो y बढ़ता है, तो पता है इस डायग्राम में y1 y2 से बिगर है, ठीक। इसी तरह से जब लेफ्ट से राइट आते हैं ना तो x बढ़ता है, तो ये जो x2 है वो x1 से बिगर है, ठीक। ओके, लेट अस ऑब्टेन फॉर्मूला फॉर area of triangle whose vertices have coordinates ठीक। तो वैसे तो मुझे पता पड़ा कि तुम लोग को फिजिक्स बहुत अच्छी पढ़ाई गई है, तो लोग क्रॉस प्रोडक्ट सब जानते हैं, तो जो लोग फिजिक्स के आइडिया से करना चाहते हैं वो लोग कहेंगे सर ये वेक्टर बी ए लिख लीजिए, बी ए वेक्टर, और वेक्टर बी सी लिख लीजिए। तो वेक्टर तुम लोग को तो पढ़ाया ना फिजिक्स में, तो बी ए वेक्टर हो गया x1 माइनस x2 आई कैप, y1 माइनस y2 जे कैप, फिर बी सी वेक्टर हो गया x3 माइनस x2 आई कैप, y3 माइनस y2 जे कैप। फिर तुम्हारे सर ने तुमको हाफ क्रॉस प्रोडक्ट, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ बी ए वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर मॉड, ये होता है एरिया। और फिर जब तुमको क्रॉस प्रोडक्ट सिखाया है तो उन्होंने डिटर्मिनेंट से क्रॉस प्रोडक्ट निकालना भी सिखाया होगा, है ना, कि हाउ टू ऑब्टेन क्रॉस प्रोडक्ट यूजिंग डिटर्मिनेंट। तो उस आइडिया से यू कैन प्रूव, ठीक। तो मैं विदाउट वेक्टर्स बता रहा हूं, ठीक, क्योंकि वेक्टर तो तुमको फिजिक्स में ही बता दिया सर ने। तो मैंने कुछ कन्वीनियंट डायग्राम एज्यूम किया है जिसमें प्रूफ मुझे आसान पड़े, ठीक। तो लेट्स योर ट्रायंगल इज लाइक दिस, मान लो। तो मैंने क्या किया, ड्रॉप्ड परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, कुछ कॉल कर दो डी ई एफ। So you can see from this diagram ABDE trapezium, ABDE trapezium plus AEFC, AEFC trapezium से तुमको इतना पूरा एरिया बनता दिखा होगा कि सर एक पेंटागन आ गया, ABDEF, पेंटागन बोला मैंने, नहीं पेंटागन कहां बन रहा है, 1 2 3 4, हाँ पेंटागन ही बन रहा है, ठीक है। क्लियरली दिख रहा है कि सर इसमें आप अगर BDFC को सब्ट्रैक्ट कर दो, इफ यू सब्ट्रैक्ट दिस तो यू विल गेट ABC, ट्राइंगल ABC। आई कैन सी कि फ्रॉम दिस फिगर योर ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू दिस। अब ट्रेपेजियम तो सबको आता है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बिकम व्हाट, ट्रेपेजियम हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स इज व्हाट, BD प्लस AE, BD फील कर पा रहे हो, y2 AE y1 इंटू
distance between parallel sides, which is DE. So DE you can see x1 minus x2 trapezium area plus अगला ट्रेपेजियम AEFC, तो अगेन हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स y1 प्लस y3, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स x3 माइनस x1 माइनस ट्रेपेजियम BDFC, तो BDFC ट्रेपेजियम हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स y2 प्लस y3 इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स x3 माइनस x2, ये बन रहा है। अब जब तुम इस रिजल्ट को सिंप्लीफाई करोगे, तो मैं अब तुमको सीधा रटने वाला रिजल्ट बता रहा हूं, यू विल फाइंड कि सर आंसर मैच कर रहा है। हाफ डिटर्मिनेंट x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, सही है। तो अरे इसको ब्रैकेट को खोल के तुम देख लोगे कि सर इससे मैच कर रहा है। x1 इंटू y2 माइनस x1 इंटू y3 एंड सो ऑन। तो ये जो डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन है ना, वो आंसर से मैच कर रहा होगा। ज्यादा से ज्यादा क्या गड़बड़ हो सकती है, इसमें तुम लोग क्या सोच रहे हो कि सर रटने के लिए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है ना, एक्स वाई कोऑर्डिनेट देन 1, एक्स वाई कोऑर्डिनेट देन 1, तो इसमें तुम ऐसा सोच रहे हो ना कि सर कहीं ऐसा ना हो कि मैं ये दो वर्टेक्स को आपस में इंटरचेंज कर दूं, तो आंसर तो नेगेटिव आ जाएगा। तो क्या तुमको लगता नहीं कि सर इसमें मुझे बस एक छोटा सा कंफ्यूजन है कि ये आंसर न्यूमेरिकली एरिया के बराबर होगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हो सकता है ये एरिया का नेगेटिव आंसर आ जाए। तो इसलिए मैं क्या कहता हूं कि यार तुम ये कैलकुलेशन कर लो एंड देन टेक मॉडुलस। हाफ मॉडुलस ऑफ दिस, ठीक है ना, कि सर दिमाग नहीं लगाना है कि किसका कोऑर्डिनेट फर्स्ट रो में डाला जाए, सेकंड में डाला जाए, थर्ड में डाला जाए। आप तो बस कोऑर्डिनेट पुट करो, डिटरमिनेंट सॉल्व करो, इन द एंड मैं मॉड लगा के करेक्ट आंसर बना दूंगा। रटते जाओ, आगे फॉर्मूला अप्लाई होगा। अब कोई जरूरत नहीं है तुमको प्रूफ करने की, ठीक है ना। अब प्रॉब्लम्स में डायरेक्टली यूज। डन। नाउ आई थिंक एरिया के डेरिवेशन से एक कंसेप्ट और मेरा हैंडल हो गया, दैट इज कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। I want condition so that 3 points having coordinates x1 y1, x2 y2, x3 y3 are collinear. कंडीशन चाहिए मुझे कि कैसे चेक करूं कि ये 3 पॉइंट कोलिनियर होगा। तो जो समझदार लोग हैं वो कहेंगे सर एरिया 0 है ना, सभी लोग कह रहे हैं कि मेक एरिया 0।
अगर 3 कोऑर्डिनेट्स आर कोलिनियर तो ट्रायंगल फॉर्म होगा ही नहीं. तो यू कैन रिमेंबर द कंडीशन लाइक दिस. जीरो फॉर्मूला. ठीक है ना. आई विल डायरेक्टली अप्लाई इन प्रॉब्लम्स. अननेसेसरी क्यों टफ कर रहे हो. डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा, ए बी का डिस्टेंस, बी सी का डिस्टेंस सम करके ए सी के डिस्टेंस से चेक करूंगा. इतनी मूर्खता क्यों कर रहे हो. तुमको कैसे पता कि बी बीच का पॉइंट है. कहीं ऐसा ना हो सी बीच का पॉइंट हो कि सर ए और बी के बीच में सी आ रहा है. मेरे ख्याल से ये कहीं एफिशिएंट मेथड है. ठीक. ओके. अब थोड़ा सा सेक्शन फॉर्मूले के बारे में और जान लेते हैं. तो बिफोर कंटिन्यूइंग applications of section formula, let us take one very important definition called harmonic conjugates. What do we mean by harmonic conjugates? Okay. लिखो, डेफिनेशन लिखो. 2 पॉइंट्स से P एंड Q. 2 पॉइंट्स P, Q which divide 2 points P, Q which divide 2 given points A, B which divide 2 points A, B in the same ratio. In the same ratio are called harmonic conjugates to them. Are said to be harmonic conjugates to them. 2 points P, Q which divide A, B in the same ratio are called harmonic conjugates. दो पॉइंट है A और B. ए बी 2 पॉइंट. तो ए बी को कोई भी रेशियो ले लो कि सर 3:1 फॉर एग्जाम्पल. तो 3:1 में डिवाइड करने वाले 2 पॉइंट होंगे. एक 3:1 में इंटरनल डिवाइड कर रहा होगा और एक 3:1 में एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा होगा. सोचो इस बारे में. ठीक है. तो ए बी को इफ आई डिवाइड इन सेम रेशियो, वो रेशियो क्या है आई एम नॉट इंटरेस्टेड. वॉट एवर द रेशियो, आई हैव 2 पॉइंट्स विच डिवाइड ए बी इन सेम रेशियो. तो ये जो पी क्यू है ना, पी क्यू, ये ए बी का हार्मोनिक कॉन्जुगेट कहलाएगा. पी, क्यू आर हार्मोनिक कॉन्जुगेट टू ए बी. दिस इज द डेफिनेशन. ठीक. तो अब इस डेफिनेशन को थोड़ा सा मीनिंग दे कि सर ये तो अंग्रेजी में मीनिंग बोल दिया आपने, अब इसको थोड़ा मैथमेटिकली भी तो दिखाओ कि मैथमेटिकली क्या इसका तात्पर्य है ना. तो यू विल से कि अरे बहुत सिंपल मीनिंग है कि देख तुमने कहा है P ने ए बी को डिवाइड किया. तो P ने ए बी को डिवाइड किया
इन दिस रेशियो। ठीक, Q ने भी AB को डिवाइड किया इन सेम रेशियो, QA QB। तो Q ने AB को डिवाइड किया इन दिस रेशियो, और डेफिनेशन कहता है कि ये जो रेशियो है ये सेम होना चाहिए। सही है? सो दिस इज द मैथमेटिकल मीनिंग। इफ दिस इज ट्रू तो PQ AB का हार्मोनिक कॉन्जुगेट है। अच्छा, मुझको एक बात सोच के बताना, बहुत ही सिंपल सी कॉमन सेंस की बात पूछ रहा हूं। P एंड Q ने AB को सेम रेशियो में डिवाइड किया। ठीक, क्या मैं इसी बात को उल्टे वे में बोल सकता हूं कि सर आप PQ ने AB को सेम रेशियो में डिवाइड किया, नहीं कह के आप ये भी कह सकते हो AB ने PQ को सेम रेशियो में डिवाइड किया। AB डिवाइड PQ इन सेम रेशियो। तो जिसको अकल है वो ओरली यहीं से दिखाएगा, कहेगा सर PQ को A डिवाइड इन रेशियो, ये लिखा है ना सामने, ये लिखा है ना, इसी को रीअरेंज करो। मैं नहीं कर रहा, मैं ओरली बता रहा हूं कि देख AP अपॉन AQ है ना, AP अपॉन AQ बराबर BP अपॉन BQ आ रहा है। समझ गए ना? तो ये दोनों एक दूसरे के हार्मोनिक कॉन्जुगेट कहलाते हैं। दे आर कॉन्जुगेट टू ईच अदर, हार्मोनिक कॉन्जुगेट टू ईच अदर। ठीक है ना? PQ ने AB को सेम रेशियो में डिवाइड किया, एज वेल एज AB ने PQ को सेम रेशियो में डिवाइड किया। एक ही बात है। ठीक है ना? सोच पा रहे हो? छोटा सा रीअरेंजमेंट तुमको दिख रहा होगा। अब चलो, तुमको हार्मोनिक टर्म क्यों कॉल किया है, बस तुम समझ पा रहे हो कि सर इन दिस फिगर ये जो रेशियो है, इस रेशियो में जरूर आप थोड़ा सा केयरफुल रहना कि एक पॉइंट ने इंटरनली डिवाइड किया और एक पॉइंट ने एक्सटर्नली। इतनी तो अकल लगानी पड़ेगी ना। 3:1, एक पॉइंट इंटरनल और एक पॉइंट एक्सटर्नल। ठीक, तो दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग 2 पॉइंट्स डिवाइडिंग इन सेम रेशियो। अब इसका एक बहुत अच्छा पॉइंट बताता हूं जो इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। डेफिनेशन तो मैं समझ गया कि हार्मोनिक कॉन्जुगेट की डेफिनेशन क्या होती है, वो तो मैं समझ गया। इन एडिशन टू डेफिनेशन, व्हाट नेक्स्ट आई वांट यू टू रिमेंबर, और तुम क्या याद कर सकते हो? तो यू ऑल्सो रिमेंबर, ये 4 पॉइंट है ना, ये 4 पॉइंट, किसी भी एक कॉर्नर पॉइंट को पकड़ लो, कॉर्नर पॉइंट। ठीक है? तो इन 4 पॉइंट में कॉर्नर दिख रहा है कि सर या तो कॉर्नर A है या कॉर्नर Q है। ठीक, तो यू रिमेंबर कि मैंने A कॉर्नर को पकड़ लिया, तो A को लेकर के सारे सेगमेंट लिखते जाओ, AP, AB and AQ will form HP. This is something important. I will apply in problems. अभी प्रूफ दे दूंगा, लेकिन आगे के लिए कि सर ये बात को हम याद रखेंगे। ठीक, ऐसा नहीं कि सर ए कॉर्नर लेके, यू कैन ऑल्सो डू बाय क्यू, QB, QP, QA, HP। ठीक है? लेट्स सी हाउ टू प्रूव, कैसे प्रूव करें। तो तुमको AP, AB, AQ, अभी HP पढ़े हुए ज्यादा टाइम तो हुआ नहीं है ना कि सर अब तक की सबसे टफ शीट जो थी ना वो इसी चैप्टर की थी, तो इस चैप्टर को तो भूलने में बहुत दिक्कत भी होगी।
है ना, ये अब तक के सबसे ज्यादा चैलेंजिंग सवाल यही किए थे हमने। आईआईटी भी सबसे ज्यादा टफ क्वेश्चन इसी पर पूछ रहा है ना, सीक्वेंस एंड सीरीज पर। तो लेट्स मेक यूज ऑफ दिस। ये तो हार्मोनिक कॉन्जुगेट की डेफिनेशन है ना। तो आई स्टार्ट फ्रॉम हियर, ठीक है, यहां से शुरू कर रहा हूं। अब तुम टारगेट तो समझ रहे हो कि सर मेरा टारगेट जो है ना, ये जो पीबी लिखा है ना, इसको गायब करो आप। ये जो क्यूबी लिखा है इसको भी गायब करो। सब कुछ ए आना चाहिए, है ना। आई वॉन्ट पी ए, आई वॉन्ट क्यू ए, यस। आई वॉन्ट ए बी, तो ए तो होना ही चाहिए। हियर इज नो ए, हियर ऑल्सो इज नो ए। तो फ्रॉम हियर मैंने क्या किया, मामूली सी मैथमेटिक्स लगा रहा हूं। मेरे ख्याल से आई कैन राइट लाइक दिस। इसमें किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए कि यस आई कैन राइट लाइक दिस। ठीक, तुम्हारा चैट थोड़ी देर गायब है, अच्छी बात है ना, मैं भी शांति से पढ़ा पा रहा हूं। थोड़ी देर में बाहर वाले से बुला लूंगा उसे और कह दूंगा चैट सही कर देना। अभी अभी थोड़ी देर चैट नहीं दिख रहा है, बहुत अच्छा है तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी। ठीक, तो ये ठीक, हम तो मैनिपुलेशन कर रहे हैं। तुमको मैं टारगेट पहले बता चुका हूं सर, मेरा टारगेट क्यूबी को ए में कन्वर्ट करने का है, मुझे पीबी को ए में कन्वर्ट करने का है। आई एडेड बोथ साइड 1। तो देखो व्हाट हैपन इन योर लेफ्ट साइड, पीए प्लस पीबी, सीधा डायग्राम, पीए प्लस पीबी इज ए बी। तो खुश हो गए ना कि सर चलो पीबी तो गया और देखो ए आ गया, ए बी अपॉन ए पी, ए क्यू। नाउ ए क्यू प्लस क्यूबी मेरे लिए दिक्कत है, तो मामूली सी मैनिपुलेशन सोचो कि व्हाट शैल आई डू फॉर क्यूबी। तो क्यूबी को तुम देख सकते हो कि आई कैन रिमूव ए क्यू माइनस ए बी। सोचो सोचो कि यार ये बी क्यू को मैंने ए क्यू माइनस ए बी कैसे लिख लिया, है ना। सो डूइंग मैनिपुलेशन, ए बी अपॉन ए पी 2 माइनस ए बी अपॉन ए क्यू by rearrangement 1 upon AP, 1 upon AQ is 2 upon AB। मानते हो गया प्रूफ। रेसिप्रोकल्स इन AP मतलब नंबर्स इन HP, हो गया प्रूफ, हो गया। तो आगे याद रखेंगे, ठीक है। हार्मोनिक प्रोग्रेशन भाई, HP, दिस इज हार्मोनिक प्रोग्रेशन। डन। ओके, कुछ बहुत सिंपल से, चलो तुमको एग्जाम्पल्स बता देता हूं। हालांकि इसमें कोई खास दम है नहीं इस चैप्टर में, मतलब इन दिस कंसेप्ट कॉल्ड हार्मोनिक कॉन्जुगेट। किसी भी ट्राइंगल का एंगल बाइसेक्टर, है ना, कोई भी एंगल से ए एंगल, तो तुम लोग तो जानते हो ना कि सर there are two angle bisectors, one is internal and one is external। तो जो लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं they will say कि सर आपने प्रॉपर्टी बताई थी, internal and external divide opposite side in same ratio।
है ना, इंटरनल बाइसेक्टर एंड एक्सटर्नल बाइसेक्टर बीसी को सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं एट डी एट ई। तो ये जो डी और ई है ये बीसी का हार्मोनिक कॉन्जुगेट है, सही है ना, डीई हार्मोनिक कॉन्जुगेट टू बी कॉमा सी, सही बात है ना, हार्मोनिक कॉन्जुगेट। समझ पा रहे हो, बिकॉज डी डिवाइड बी सी इन रेशो, ई डिवाइड बी सी इन रेशो विच इज सेम, बराबर ए बी इज टू ए सी। कई लोगों को पता है ये बात, है ना, कि सर 9th क्लास में ये बात सीबीएसई में भी पढ़ाई गई है और आपने सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल में तो इसका प्रूफ ही दे दिया था, ठीक। तो यू ऑल नो, तो दे आर हार्मोनिक कॉन्जुगेट। तो क्या यहां से तुम कह दोगे कि सर क्योंकि ये BC का हार्मोनिक कॉन्जुगेट DE है, तो आई विल डायरेक्टली टेल यू वन गुड प्रॉपर्टी, BD BC BE will form harmonic progression। कई लोग अभी HP लिख दूंगा तो कंफ्यूज जाएंगे कि सर HP या HC, ठीक है ना, HP और HC में फर्क है, हार्मोनिक कॉन्जुगेट दैट इज हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो लो यहां फुल फॉर्म ही लिख दिया। इजी, क्विकली। आइडिया क्लियर? सेम वे ऐसे क्या करेंगे, एग्जांपल्स लेके, टू सर्कल्स, स्कूल ज्योमेट्री पे लेके जा रहा हूं जो तुम 10th में अब तक पढ़ के आए हो, ठीक है। बाकी ये सारी चीजें हम लोग सर्कल्स जब पढ़ेंगे तब भी तुमको देखने को मिल जाएगी। हाँ भाई, BC एंड DE ये दोनों एक दूसरे के लिए हार्मोनिक कॉन्जुगेट है, आपस में एक दूसरे को कॉन्जुगेट है, समझ रहे हो? अरे यार कितनी देर तक तो स्लाइड दिखाई थी भाई, हैंग हो गया, रुक जाओ। हाँ अब ठीक, ठीक। दो डिसजॉइंट सर्कल, ठीक। तो तुम जानते हो ना कि सर दो डिसजॉइंट सर्कल को कॉमन टेंजेंट 10th क्लास में पढ़ाई गई, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एंड ट्रांसवर्स। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट इज लाइक दिस इज डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, एंड ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। सर्किल में ही पढ़ते तो ज्यादा अच्छा होता, बेमतलब में टाइम खराब कर दिया मैंने, क्योंकि जब सर्किल पढ़ाऊंगा तब भी तुम फिर पूछोगे सर दोबारा बताओ, ठीक है। तब मैं एक काम करूंगा, तब दोबारा नहीं बताऊंगा, ठीक है। तुम तो जानते हो मैं कम मेहनती हूं। ओह ओह, ठीक, फाइन। तो जिसे अकल है वो समझ जाएगा कि सही जो सेंटर्स है ना, C1 C2,
और जो टेंजेंट का इंटरसेक्शन है, टेंजेंट का इंटरसेक्शन वो C1 C2 के कोलिनियर होगा। कारण क्यों कोलिनियर होगा? क्योंकि जब हम P को C2 से ज्वाइन करते हैं तो पढ़ा होगा कि जो पेयर ऑफ टेंजेंट बनी ये एंगल बाइसेक्ट हो गया, है ना, क्योंकि टेंजेंट होने पर ये 90 एंगल होता है ना, 90 एंगल। तो स्कूल ज्योमेट्री में पढ़ा होगा कि सर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, और ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होने की वजह से ये PC2 लाइन, ये टोटल एंगल जो दो टेंजेंट के बीच का एंगल है उसका बाइसेक्टर हो गया। अब एक काम करो, इस सर्कल को ऑब्जर्व करो, इस सर्कल को, फॉरगेट दिस सर्कल। तो क्या फिर से सेम स्टेटमेंट आया कि इफ आई ज्वाइन P टू C1, तो अगेन सेम स्टेटमेंट कि सर ये जो PC1 है ना इस टेंजेंट के एंगल का बाइसेक्टर होगा। तो बाइसेक्टर तो एक ही लाइन होगा ना, तो PC1 एंड PC2 हैव टू बी सेम स्ट्रेट लाइन। सोचो, तो दैट्स व्हाई दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक, इसी तरह से क्या तुम कॉमन सेंस से बता सकते हो कि सर ये दो ट्राइंगल सिमिलर, 90, तो ये पैरेलल लाइन, तो दिस ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल आर सिमिलर। तो यू कैन सी कि PC1 अपॉन PC2 इज R1 R2 रेडियस, है ना। तो तुम देख पा रहे हो कि P डिवाइड्स C1 C2 एक्सटर्नली इन द रेशियो R1 R2। ठीक, अब ट्रांसफर्स की बात करते हैं। ये तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट थी, है ना, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, जिसको हम लोग एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट भी कहते हैं, डायरेक्ट या फिर एक्सटर्नल। इसी तरह से अब बात करते हैं ट्रांसवर्स की। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट इज लाइक दिस। ये है ट्रांसवर्स। देयर विल बी 2 ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। अगेन वही बात कि जो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है ना का इंटरसेक्शन C1 C2 से कोलिनियर होता है। क्यों? फिर से तुम वही कहोगे कि सर ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना इससे दो टेंजेंट देखिए, फिर कहोगे कि सर Q को C1 से ज्वाइन कीजिए, तो ये जो टेंजेंट के बीच का एंगल है ना वो बाइसेक्ट हो गया। क्योंकि समझदार लोग बता देंगे कि सर ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो गए, है ना, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट। ठीक, तो ये एंगल बराबर है, बाइसेक्टर। अब इसी तरह से दे विल से कि सर इस Q से इस सर्कल को देखो और ज्वाइन Q टू सेंटर, तो अगेन सेम फैक्ट कि ये जो लाइन है ये एंगल बिटवीन टेंजेंट को फिर बाइसेक्ट करेगा, और क्योंकि ये दोनों एंगल बराबर है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना, तो बाइसेक्टर एक ही लाइन होगी। सो दैट्स व्हाई C1 Q C2 आर कोलिनियर। और अब तुम मुझे फिर से कह दोगे कि सर देखिए ये दो ट्राइंगल देखिए आप, दिस ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल, ये दोनों आपको सिमिलर ट्राइंगल दिखेंगे। इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं और इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, है ना, ये दोनों लाइन पैरेलल हो गई ना, दे बोथ आर परपेंडिकुलर टू सेम टेंजेंट। तो क्या डायरेक्टली दिखा कि सर अगेन सिमिलर ट्राइंगल QC1 अपॉन QC2 बराबर दिस इज R1 अपॉन R2। तो क्या कुछ समझ में आया कि अगेन P एंड Q दे आर हार्मोनिक कॉन्जुगेट टू C1 C2। PQ are
हार्मोनिक कॉन्जुगेट टू C1 कॉमा C2। अरे दे डिवाइडेड C1 C2 इन सेम रेशियो। एक ने इंटरनल डिवाइड किया और एक ने एक्सटर्नल डिवाइड किया C1 C2 को। एक्सट्रीमली इजी है ना। तुम फिर से मुझे समझा दोगे कि सर अगेन आई कैन टेल यू कि C1Q कॉमा C1 C2 कॉमा C1P will form हार्मोनिक प्रोग्रेशन। शॉर्ट में लिख रहा हूं HP। कंफ्यूज मत हो जाना कि HP लिखना है कि HC लिखना है। ठीक, आज की क्लास में तुम लोग सिर्फ ये अंतर सीखो कि यार वो HP था कि HC था। ठीक है, मेरे ख्याल से कई लोग बात को समझ पा रहे हैं, है ना। तो यू कंप्लीटली गॉट द आइडिया ऑफ हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स नाउ। क्विकली ठीक है, ओके, अंडरस्टूड है ना। चलो अब थोड़े फॉर्मूले, सेक्शन फॉर्मूले के एप्लीकेशन देख लेते हैं। लेट अस ऑब्टेन सेंट्रॉइड। ट्रायंगल के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स नोन है। ठीक, कुछ भी कहो, चैट रुक जाती है तो बड़ा अच्छा लगता है कि सर चैट स्टॉप हो गई। ठीक है, चाहे वो टेक्निकल रीजन ही क्यों ना हो, लेकिन बहुत अच्छा हो जाता है, शांति मिलती है इससे, है ना। ट्रायंगल के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट नोन है। आई वांट टू ऑब्टेन सेंट्रॉइड। वैसे तो देखो अल्टीमेटली इनके डेरिवेशन किसी काम तो आते नहीं है, ठीक, लेकिन फिर भी मैं तुमको एक जनरल एल्गोरिथम बता देता हूं। तो भले ही मैं सेंट्रॉइड ऑब्टेन करने में कैसे प्रोसीड करूंगा, चाहे वो इन सेंटर हो, चाहे वो ऑर्थो सेंटर हो, चाहे वो सरकम सेंटर हो, चाहे वो एक्स सेंटर हो, एल्गोरिथम सबका सेम है कि क्या करो, आप कैसे करो। तो तुमको सेंट्रॉइड निकालना है ना। सेंट्रॉइड जानते हो ना, मीडियन पे लाई करता है। ये रहा सेंट्रॉइड, ठीक, फॉलो करना। इसी एल्गोरिथम से मैं अभी तुमको इन सेंटर, सरकम सेंटर निकाल के दिखाऊंगा, ठीक है। तो तुम क्या करो, सेंट्रॉइड को किसी भी एक वर्टेक्स से ज्वाइन कर दो, जो तुमको अच्छा लगे। कि सर मैंने ए से ज्वाइन कर दिया, एंड देन एक्सटेंड, मेक इट मीट अपोजिट साइड। तो किसी एक वर्टेक्स से ज्वाइन करके मैंने अपोजिट साइड को मीट करा दिया। लेट अस कॉल दिस पॉइंट डी। अब मैं क्या कहूंगा तुमसे कि यार कुछ भी करके डी निकालो, ठीक। और डी के लिए तुमको यही क्लू आएगा कि काश BD रेशियो DC मुझे मालूम होता तो मैं आपको सेक्शन फॉर्मूले से डी दे देता। तो मेरे ख्याल से हर कोई जानता है कि हाँ मालूम है मुझे डी इज द मिड पॉइंट, तो 1:1 रेशियो। तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला I got D 2 + 3/2, 2 + 3/2. Now once I got D, ठीक, I got D, तो अब मैं कहूंगा कि काश कोई मुझे GA रेशियो GD मुझे मालूम होता
तो मैं सेक्शन फॉर्मूला ओवर ए एंड डी से जी निकाल लेता। ठीक, तो मैंने कहा हाँ ये रेशो भी मुझे मालूम है। ठीक, सेंट्रॉइड डिवाइड मीडियन इन 2:1, सो आई नो दिस 2:1। तो सेक्शन फॉर्मूला तुम सीख चुके हो ना कि इंटरनल रेशियो कैसे लगाते हैं। 2 मल्टीप्लाई होगा कोऑर्डिनेट ऑफ डी से, 1 मल्टीप्लाई होगा कोऑर्डिनेट ऑफ ए से, अपॉन 2+1, ऐसे ही लगाते हैं ना। तो फाइनली सेंट्रॉइड जी इज कमिंग टू बी, you multiply 2 to this, x2 plus x3, 1 to x1, तो x1 plus x2 plus x3 upon 2 plus 1, 3, and same way y। रटते जाओ, आगे फॉर्मूलेज यूज होंगे डायरेक्ट, ठीक है, विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन। सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल, क्विकली थोड़ा फास्ट चलते हैं ना कि हाँ ठीक है, हो गया। चलो नेक्स्ट लेट्स मूव टू इन सेंटर। अब तुमने एक एल्गोरिथम तो पकड़ लिया है कि सर अब आप चाहे मेरे से ऑर्थो सेंटर फाइंड करवाओ, चाहे आप सर्कम सेंटर, एल्गोरिथम मैंने पकड़ लिया है कि व्हाट एल्गोरिथम टू फॉलो। तो लेट्स टॉक अबाउट इन सेंटर। ठीक, और साइमल्टेनियसली चलो एक्स सेंटर भी निपट लेंगे कि सर एक्स को भी क्यों छोड़ते हो। किसी एक इन सेंटर को लेते हैं। अरे एक इन सेंटर क्यों कहा मैंने एक एक्स सेंटर। तो इन सेंटर तुम तो जानते हो मैंने एल्गोरिथम क्या समझाया कि सर वो जो आई है ना, आई उसको किसी एक वर्टेक्स से ज्वाइन करो। तो मैंने ए से ज्वाइन किया आई। तो तुम अच्छी तरह जानते हो कि सर ये एंगल बाइसेक्टर पर आई लाई करेगा। अब जिसको अकल है वो कहेगा सर ये जो डी पॉइंट है ना, इसके बारे में मुझे पता है, ये आपने सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में सब सिखा रखा है। तो C is to B, कुछ लोगों को याद आ रहा है ना ट्रायंगल के नोटेशंस। तो BD रेशियो DC आई नो। तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला इंटरनल रेशियो आई ऑब्टेन्ड D। तो D comes out BX2 CX3 and same way ठीक। अब तुम 100% समझ रहे हो कि काश AI रेशियो ID मिल जाए तो मैं सेक्शन फॉर्मूले से I निकाल दूंगा। ठीक, तो समझते हो ना कि सर B को अगर I से ज्वाइन करो तो ये भी तो एंगल बाइसेक्टर है। ठीक, तो लेट्स लुक एट ट्रायंगल ABD। ABD ट्रायंगल, अगर मैं ABD ट्रायंगल को देखता हूं तो तुम 100% जानते हो कि एंगल बाइसेक्टर डिवाइड इन द रेशियो ऑफ साइड कंटेनिंग द एंगल। तो फॉर दिस ट्रायंगल दिस इज इन एंगल बाइसेक्टर, सो AI इज टू ID बराबर AB इज टू BD। AB तो स्मॉल c है और BD मैं निकाल दूंगा क्योंकि ये टोटल लेंथ A है और ये C रेशियो D में डिवाइड किया। तो आराम से सोचना कि सर ये BD लेंथ क्या आएगी, C अपॉन C प्लस B इंटू A। ठीक, ये 4th क्लास की गणित तुमको सीखनी पड़ेगी कि एक टोटल लेंथ A है तो उसको C टू B में डिवाइड करेंगे तो वो दो पोर्शन की लेंथ कितनी कितनी आएगी। ठीक, तो दिस रेशियो कम्स आउट B प्लस C अपॉन A। अब जो समझदार लोग हैं वो कहेंगे सर साइमल्टेनियसली आप I1 को भी क्यों नहीं निपटा देते। I1
एक्स सेंटर, ए का अपोजिट। तो तुम जानते हो ना कि ये जो एबीडी है, एबीडी ट्रायंगल का ये इंटरनल बाइसेक्टर है, और ये जो लाइन है ये एक्सटर्नल बाइसेक्टर है ऑफ बी, बी एंगल का एक्सटर्नल। तो तुम तो अच्छी तरह जानते हो ना कि सर इंटरनल एंड एक्सटर्नल बाइसेक्टर डिवाइड द अपोजिट साइड एडी इन सेम रेशियो। तो जिसे अकल है ही विल से कि सर AI1 एंड अपॉन I1D इज गोइंग टू बी सेम रेशियो। I1 AD को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। ये हम सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में सीख चुके हैं, ठीक। तो बस अंतर ये है कि I1 एक्सटर्नल डिवाइड करेगा AD को, है ना। तो चलो अब मेरे पास तो रेशियो आ गया, B प्लस सी इज टू ए, है ना, मतलब B प्लस सी इज टू ए। एंड व्हाट अबाउट I1? B प्लस सी इज टू ए, है ना। तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड कि हाउ टू यूज इंटरनल, हाउ टू यूज एक्सटर्नल। तो I क्या आएगा, है ना, फॉर्मूला सीखते हुए ना। तो B प्लस सी आई विल मल्टीप्लाई टू D, A आई विल मल्टीप्लाई टू कैपिटल A अपॉन B प्लस सी प्लस A, ठीक। एंड साइमल्टेनियसली I1 को भी टैकल करते चलते हैं कि सर I1 को भी साथ ही निपटाते जाओ। I1 निकालने के लिए एक्सटर्नल फॉर्मूला लगेगा, B प्लस सी मल्टीप्लाई होगा D से माइनस स्मॉल a इंटू कैपिटल A अपॉन B प्लस सी माइनस स्मॉल a, है ना। सीखा है ना तुमने इंटरनल रेशियो, एक्सटर्नल रेशियो। तो आफ्टर कैलकुलेशन आई गेट I इन सेंटर बराबर AX1 BX2 CX3। and I1 I am getting minus AX1 y कोऑर्डिनेट लिखने के लिए जगह ही नहीं बची, तो नहीं भी लिखूं तब भी चल जाएगा कि सर इतना तो हम ही कर लेंगे। लोग तो क्या करते हैं, लोग कहते हैं कि सर आई का फॉर्मूला रट लो आप तो बस। और आई को रटना तो इजी है कि देख वर्टेक्स ए मल्टीप्लाई होगा उसकी अपोजिट साइड से, स्मॉल ए मल्टीप्लाई होगा x1 से, स्मॉल बी मल्टीप्लाई होगा x2 से, स्मॉल सी मल्टीप्लाई होगा अपोजिट वर्टेक्स x3 से, सम करके अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, हो गया याद। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट। और फिर लोग क्या करते हैं, कहते हैं सर जो आई का फॉर्मूला है ना, आई का फॉर्मूला, उसमें आप जाओ और ए की जगह माइनस ए कर दो। ए को माइनस ए कर दोगे ना तो आपको I1 मिल जाएगा, ठीक। तो तुमको जिस भी वर्टेक्स का अपोजिट एक्स सेंटर चाहिए हो ना, तो जो इन सेंटर का फॉर्मूला है ना उसमें एक टर्म को माइनस कर देना, और वो भी किसको, कि सर जिसका अपोजिट वर्टेक्स है, तो माइनस ए आएगा, है ना, कि सर इन सेंटर के फॉर्मूले में ए की जगह माइनस ए। और इसी तरह से अगर मैं b को माइनस बी कर दूंगा इन द फॉर्मूला फॉर i, दैट विल गिव यू I2। इसी तरह से c को अगर मैं माइनस सी कर दूंगा तो यू विल गेट द फॉर्मूला फॉर I3। जो भी लोग अभी बताई बातों को ध्यान से नहीं देखेंगे दे विल सफर बैडली, ठीक, कि सर वो गया पूरा कोऑर्डिनेट गया।
सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल तो पहले ही हाथ से निकल चुका है। अब चलो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को भी लूज कर देते हैं, क्योंकि जिनका स्ट्रेट लाइन वीक रह जाएगा वो कभी खड़े नहीं हो पाएंगे कि सर वो पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, सर्किल, है ना ये सब तो लग्जरी है, फंडामेंटल्स ही हमारे गायब हैं, बेसिक्स ही गायब है, तो लग्जरी में हम कहां पहुंच पाएंगे, है ना। वैसे भी कई लोगों को तो गलतियां करने की आदत ही पड़ी हुई है, फिर वो बस वो रोते रहते हैं पूरे टाइम, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, है ना। आईआईटी का रिजल्ट निकलने के बाद में तुम आईआईटी के गेट पे जाओ, आईआईटी जाओ और कहो कि मेरे साथ ये हो गया था, मेरे साथ वो हो गया था, देखो वो कितना तुम्हारी बात को इंपॉर्टेंस देते हैं, है ना। हो गया, याद हो गया भाई। तो मैं इतना बोल सकता हूं कि फॉर्मूलेज ऑफ सेंट्रॉइड, फॉर्मूलेज ऑफ इनसेंटर, फॉर्मूले ऑफ एक्सेंटर, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये तो प्रॉब्लम्स में काफी यूज में आते हैं। ठीक, अब चलो थोड़ा सा जीके बढ़ाते हैं, है ना। जीके तो तुम जानते हो ना, जिस पर सवाल एग्जाम में नहीं आते हो दैट इज फॉर जीके। तो चलो थोड़ा सा जीके भी इंप्रूव करते हैं। लेट्स ऑब्टेन ऑर्थो सेंटर। ठीक, तुम्हारा एल्गोरिथम तो स्ट्रांग है कि सर ऑर्थो सेंटर निकालने का एल्गोरिथम है, ऑर्थो सेंटर को किसी एक वर्टेक्स से ज्वाइन करो, अपोजिट साइड को मीट कराओ, इस पॉइंट डी को टारगेट करो कि डी कैसे निकालूं, तो डी के लिए बी डी रेशियो डीसी चाहिए मुझे, तो ये स्मॉल सी है, तो मेरे ख्याल से बी डी की लेंथ आ गई कि सर इस राइट ट्राइंगल से दिस इज सी कॉस बी, सही है ना। एंड आई थिंक सी डी लेंथ वो भी आ गई, सॉरी स्मॉल बी कॉस सी, तो आई गॉट डी, तो कैपिटल डी इज इंटरनल रेशियो फॉर्मूले से लिख देते हैं, सी कॉस बी मल्टीप्लाइड विथ x3 बी कॉस सी x2 अपॉन ये दोनों का सम, ये दोनों के सम को मैं डायरेक्टली स्मॉल ए लिख दूं। अब तो तुम लोग समझदार हो, कहना सर y के लिए ब्लैंक छोड़ दो, सेम ही रिजल्ट तो y में आएगा, लीव इट ब्लैंक। अब आई वॉन्ट AH रेशियो HD, AH रेशियो HD, तो जो लोग पढ़ाई करते जा रहे हैं वो कहेंगे सर मेरे पास तो AH का फॉर्मूला है 2r cos A, दे विल अगेन से कि सर मेरे पास HD का भी फॉर्मूला है 2r cos B cos C, तो तुम तो रेशियो लिख रहे हो ना, 2r मैंने कैंसिल कर दिया, दिस इज द रेशियो AH रेशियो HD, बस your H is going to be cos B cos C मल्टीप्लाई करेंगे विथ कैपिटल A कोऑर्डिनेट्स, cos A मल्टीप्लाई करेंगे विथ कैपिटल D, नीचे सम करेंगे cos B cos C प्लस cos A। आई थिंक यही सीखा है ना हमने फॉर्मूला, इंटरनल रेशियो। अब करते हैं कैलकुलेशन, करते हैं, किसी एक कोऑर्डिनेट को लिख रहा हूं, तुम तो जानते हो सर x निकाल दो, y तो कॉपीड है, तो चलो कैलकुलेशन करते हैं, cos b cos c इंटू दैट cos b cos c इंटू कैपिटल A x1 प्लस cos A इंटू D वो लिखा हुआ है C cos B x3, अरे यार स्पेस, एक ही लाइन में करना चाह रहा था मैं, प्लस एक ही लाइन में करूंगा तो
cos b cos c x1 cos a multiplied with d c cos b x3 plus cos a into b cos c x2 upon a whole divided by cos a को इफ आई राइट माइनस बी प्लस सी, किसी को तकलीफ नहीं होगी, यहां लिख सकते हो टेकिंग LCM a cos b cos c x1 c cos a cos b x3 प्लस b cos a cos c x2 अपॉन स्मॉल a इंटू, इसको खोल दो भाई, किसे इसको मैंने cos b cos c माइनस साइन b साइन c खोल दिया, तो cos b cos c कैंसल, आई नाउ गेट ओनली साइन b साइन c। इतनी ट्रिग्नोमेट्री तो तुमको समझनी पड़ेगी कि हाँ समझ में आ रहा है। ठीक, अब इस आंसर को और रिड्यूस करते हैं और गुड लुकिंग बनाते हैं। तो एक काम करो ना, जब सब कुछ एंगल चल रहा है तो ये अगर मैं स्मॉल a को 2r sin a लिख दूं, इसी स्टेप पे लिख देता हूं, तुम जानते हो स्पेस की प्रॉब्लम है, c b याद रखना है ना, 2r sin a, यहां c था ना 2r sin c, यहां b था 2r sin b, सिमिलरली स्मॉल a 2r sin a। तो कुछ लोग समझ गए कि सर वो 2r तो कैंसिल हो गया, आई गेट दिस। अब एक काम करो, cos b cos a cos b cos c से जरा ऊपर नीचे डिवाइड करो, तो इफ आई डिवाइड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाई cos a cos b cos c, तो आई गेट tan a। अरे cos b cos c कट गया भाई, मैंने cos a cos b cos c से डिवाइड किया है, तो tan a x1 प्लस cos a cos b cos c से डिवाइड sin c अपॉन cos c, sin b अपॉन cos b, tan b x2 प्लस tan c x3 अपॉन मानते हो सर, cos a cos b cos c से डिवाइड करने से यू गेट tan a इंटू tan b इंटू tan c, लेकिन तुम जानते हो ना सम बराबर प्रोडक्ट, तो अगर मैं tan a इंटू tan b इंटू tan c को अगर मैं tan a प्लस tan b प्लस tan c लिख दूं तो किसी को तकलीफ नहीं है। ठीक, तो कॉमा y कोऑर्डिनेट मैंने कॉपी कर दिया। ठीक, चलो शॉर्ट में लिख देता हूं ऊपर, तो h ऑर्थो सेंटर इज सिग्मा tan a इंटू x1 अपॉन सिग्मा tan a, सिग्मा tan a इंटू y1 अपॉन सिग्मा tan a, राइट। tan a x1 प्लस tan b x2 प्लस tan c x3 अपॉन tan a प्लस tan b प्लस tan c, tan a y1 प्लस tan b y2। ठीक, वैसे यहां पर एक्सपेंडेड लिखा तो है ना, कि हाँ सर समझ में आ तो गया, ये लिख तो रखा है, दिस इज योर ऑर्थो सेंटर। तो इस रिजल्ट को तुम जीके के लिए याद कर सकते हो कि सर ये लोगों को बताने के लिए बहुत अच्छा है ना, भले ही काम ना आए लेकिन बताने में बड़ा अच्छा लगता है कि पता है मेरे को ऑर्थो सेंटर का फॉर्मूला आता है। ठीक, इंप्रेशन अच्छा बनेगा कि अरे इसको तो बहुत अच्छी मैथ्स आती है ना, भले ही बेचारे को काम की मैथ्स ना आती हो, लेकिन ऐसे हाई फाई फॉर्मूलेस बता करके अपन अपना इंप्रेशन तो इंप्रूव कर ही सकते हैं ना लोगों के सामने कि यार इसको बहुत आता है।
तो आई हैवंट सीन एप्लीकेशन ऑफ सच फॉर्मूले। ठीक, आईआईटी इतना बिलीव नहीं करता नहीं कि यार इतना किसी को याद होना चाहिए। टाइम हो गया, नहीं तो मैं तुमको सरकम सेंटर का भी डरावना फॉर्मूला बता देता। ठीक है, कोई नहीं, अगली क्लास में बता दूंगा। तो ये सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर देखने में अच्छे लगते हैं कि सर, है ना। बाकी एल्गोरिथम तो तुमको पकड़ में आ ही गया कि व्हाट इज द एल्गोरिथम। तो अगर कभी कहीं किसी सवाल में आइडिया की जरूरत पड़ी कि यार वन ऑफ द पॉइंट गिवन का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो मुझे एल्गोरिथम का फीलिंग है कि कैसे जाना है। ठीक, होमवर्क अब पहले डिटर्मिनेंट करेंगे। ठीक, तो मुझको ध्यान है कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इज पेंडिंग, तो उसको अभी भी पेंडिंग रखते हैं। ठीक है, तो पहले हम डिटर्मिनेंट फिनिश कर लें। तो कल का होमवर्क रिमेनिंग वन तो है ही, साथ में 2 करके लेके आना, क्योंकि 2 करने में तुमको बहुत इजी पड़ेगा, क्योंकि 2 जो है ना दैट इज सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, राइट। तो 1 रिमेनिंग प्लस 2, बस इतना ही होमवर्क है। चलो बाय, जय हिंद।